इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि प्रोटॉन पॉजिटिव है एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिव। यहाँ पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पोसेस करता है निगेटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इतना ही प्रोटॉन चार्ज प्रोसेस करता है पॉजिटिव में। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से और इसे मेजर किया जाता है कूलाम से, तो इसकी SI यूनिट हो जाती है कूलाम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q से डोनेट करेंगे और इसकी SI यूनिट हो जाएगी कूलाम। अब हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। जैसे लाइक चार्जेस आपस में रेपल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस जो होते हैं वो एडिक्टिव होते हैं, यानी कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं जैसे Q1, Q2, Q3, तो इन्हें हम एडिट कर देंगे इनको निकालने में। आप देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई अपनी वैल्यू नहीं होती बल्कि E की एक इंटीग्रल मल्टीपल होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, हेंस इन एनी सिस्टम द चार्जेस विल बी। इसे डिनोट करेंगे Q इज इक्वल टू एनी से, जहां पर N को 1, 2, 3 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको डॉट से और किसी भी फ्रैक्शन से डिनोट नहीं कर सकते। E को बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मीन्स चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास था वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एक कंडक्टर में। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I से। I इज इक्वल टू Q/T, जहां पर Q चार्ज है, T टाइम है, और इस इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है एम्पियर। 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में जब फ्लो होता है तो वो 1 एम्पियर का करंट होता है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, याद रखना है। इसे कॉपी में एक दो बार ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर में। ठीक है, तो कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं और यही इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसे डिनोट करते हैं I से। I इज इक्वल टू Q/T, जहां पर Q क्या है? चार्ज, T क्या है? टाइम, SI यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर। ये मैंने आपको फटाफट रिवाइज करा दे, इस तरह रिवाइज आपको करना है। अब हम देखेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर में डिफरेंस। कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव, ऑल मैटर्स आर कंडक्टर। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं वो कंडक्टर होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, इसीलिए मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। इंसुलेटर में बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मूव करने के लिए। जैसे वुड्स, प्लास्टिक, इनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। Then what next? Electric circuit. A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए एक कॉन्टिन्यूअस या क्लोज पाथ की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जहां से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैटरी लगी, एक सेल है और एक बल्ब है, यानी कि इसी के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास होगा। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा निगेटिव चार्ज के फ्लो के, और इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्जेज व्हेन टेकिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जब कोई भी वर्क डन हो रहा है इन यूनिट में चार्ज के, जहां पर एक चार्ज से दूसरे पॉइंट की ओर ये मूव करेगा तो वो हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। जहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बल्ब है, स्विच को ऑन करते बैटरी की तरफ से मूव करेगा एंड यहाँ पे रेसिस्टर लगा हुआ है। व्हाट इज द रेसिस्टर? ये अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसे रेसिस्टर को जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। देन अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को 2 पॉइंट्स में देखेंगे, वर्क डन बाई चार्जेस। तो इसको डिनोट किससे कर सकते हैं? V इज इक्वल टू W/Q, जहां पर W क्या है? वर्क, Q क्या है? चार्ज। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। और इसे हम किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, या इसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम माइनस 1 की पावर। तो 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor. 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other. ये हो गया potential difference. अब एक जो फिजिसिस्ट हैं जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच एक रिलेशनशिप को बताया है जिसे कि हम ओम्स लॉ कहते हैं। तो व्हाट इज ओम्स लॉ?
The potential difference across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same. यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच हमें एक रिलेशन दिखाया जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा यानी V इज इक्वल टू आई आर आएगा, जिस कांस्टेंट को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इट्स अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर एज इज कॉल्ड दिस रेसिस्टेंस। और ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में हम एक्स एक्सेस में दिखाते हैं करंट को एम्पियर में और वाई एक्सेस में दिखाते हैं वोल्टेज को वोल्ट्स में। तो ये ओम्स लॉ को पूरा का पूरा अच्छे से समझना है। पोटेंशियल और करंट के बीच जो डिफरेंस होता है वो ओम्स लॉ प्रेजेंट करता है। अब हम देखेंगे रेसिस्टेंस। तो ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस को रेसिस्ट करती है यानी रोकती है। फ्रॉम ओम्स लॉ हमने R इज इक्वल टू V बाई आई लिखा और इसकी SI यूनिट रेसिस्टेंट की होगी ओम। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिफाइन 1 ओम? तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रो इट इज 1 एम्पियर देन द रेसिस्टेंस इज 1 ओम। तो अगर हमें रेसिस्टेंट दिया हो और हमें कंडक्टर दिया हो तो हम जो ओम है वो आराम से निकाल लेंगे। तो ये रेसिस्टेंट है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करेंगे कि रेसिस्टेंट और रेसिस्टर में क्या डिफरेंस है। जनरली सारे कंडक्टर रेसिस्टेंस तो ऑफर करते ही हैं, बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं या फिर रेसिस्ट करते हैं और उन्हें हम बोलते हैं रेसिस्टर। रेसिस्टर बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो व्हाट इज रेसिस्टर? द मटेरियल विच ऑफर्स रेसिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टर। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। नंबर 1, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ पर अफेक्ट करता है, यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे रेसिस्टेंस डाउन होता है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, R इज इक्वल टू L। इसके साथ एरिया ऑफ इस क्रॉस सेक्शन, यानी जैसे जैसे इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया बढ़ता है वैसे वैसे रेसिस्टेंस कम होता है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R इज इक्वल टू L बाई ए। अब दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा R इज इक्वल टू L बाई ए। अब यहाँ पर जब हम कांस्टेंट को लाएंगे तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ पे रो क्या है? रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी क्या होती है ये भी हम देखेंगे। और जो थर्ड डिपेंड करता है वो होता है नेचर ऑफ इट्स मटेरियल पे। देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेसिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर और इसकी SI यूनिट होगी ओम मीटर। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर के साथ रेसिस्टिविटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसे आप अच्छे से समझ लें। अब देखो हमें इलेक्ट्रिक करंट किन चीजों से मिलता है? सॉकेट से मिलता है, बल्ब से मिलता है, कोई भी मीटर हो गया, एमीटर हो गया, बैटरी हो गई। इन सब में इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो इसके कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमें अच्छे से ध्यान रखने, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो अगर हमें 3 टाइप के रेसिस्टर मिले R1, R2, R3, तो हम 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर एक लाइन में कनेक्ट होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक सिंगल पॉइंट होता है जिसके थ्रू ये रेसिस्टर्स कनेक्ट होते हैं। दोनों में एक वोल्ट मीटर, एक अमीटर होता है। ध्यान रखना है जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल होता है कनेक्ट और एमीटर होता है वो लाइन में कनेक्ट होता है। अब इसे हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। फर्स्ट, रेसिस्टर इन सीरीज। रेसिस्टर इन सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा जबकि करंट सेम होगा। हम इसे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम ओम्स लॉ को देखें तो V इक्वल टू IR होता है, तो हम इसको कैसे पुट कर सकते हैं? V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। ध्यान रखना हमने I को यहाँ पे कांस्टेंट रखा है। अब जो ये V1 की वैल्यू है इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस में पुट कर देंगे तो बनेगा IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I को कांस्टेंट लेके कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर हमें रेसिस्टर इन सीरीज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तीनों रेसिस्टर को आपस में
ऐड कर देंगे और इससे हमें मिल जाएगा रेसिस्टर इन सीरीज। अब हमें पैरेलल कनेक्शन के केस में अगर रेसिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा अक्रॉस द रेसिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो हमें 3 रेसिस्टर है, जैसे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ओम्स लॉ के अनुसार I इज इक्वल टू V बाई R होता है। तो अगर हम इसे पुट कर दें इसमें, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इज इक्वल टू V बाई R3। V को यहाँ कांस्टेंट या सेम रखेंगे तो V इज इक्वल टू R बराबर V इज इक्वल टू R1 प्लस V इज इक्वल बाई R2 प्लस V बाई R3। अब V को सेम रख के हम कैंसल आउट कर देंगे तो I बाई R मिल जाएगा हमें पैरेलल में I बाई R1 प्लस I बाई R2 प्लस I बाई R3। तो अगर हमें पैरेलल कनेक्शन के केस में रेसिस्टेंस निकालना हो तो हम तीनों रेसिस्टर के रेसिप्रोकल करके इसे ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये हमारा रेसिस्टेंस निकल आएगा पैरेलल केस में, और जो भी हमने पहले देखा था वो रेसिस्टेंस था हमारा सीरीज के केस में। तो इस तरह आप रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं दोनों कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी इलेक्ट्रिक में हीटिंग आएगी तो उसमें आप देखोगे कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि मोबाइल को आप लंबे समय तक अगर हीट दे रहे हैं, यानी उसको बहुत देर तक चार्ज कर रहे हैं या बहुत देर तक यूज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा वो हीट कर लगता है, यानी बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाता है। इसका एक बेनिफिट भी एक लॉस भी है। बेनिफिट ये है कि जैसे जब भी हम कपड़ों को प्रेस करते हैं तो उसमें लंबे समय तक हीटिंग इफेक्ट रहता है, जिससे हम काफी देर तक कपड़ों को प्रेस कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रिक के आइटम्स होते हैं, जो वो मॉलिक्यूल से कनेक्ट करते हैं, तो कोलाइड करके वो एक हीटिंग इफेक्ट को प्रेस करते हैं। इसी के थ्रू हम देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जहां पर हीट प्रोड्यूस होगी रेसिस्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर के। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। इसके साथ हीटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेसिस्टेंस के, इसको हम लिख सकते हैं H प्रोपोर्शनल टू R। और इसके साथ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के, तो इसको लिख सकते हैं H प्रोपोर्शनल टू टाइम। और इन तीनों को हम जब कंबाइन करेंगे तो हमें जूल्स लॉ मिल जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये हमें मिल जाएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला। तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, हीट किससे किससे प्रोपोर्शनल हो रही है, स्क्वायर से, रेसिस्टेंस से और टाइम से, और हमें जूल्स लॉ मिल जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप कोई भी इलेक्ट्रिक चीज यूज करें, चाहे वो इलेक्ट्रिक कैटल हो, इलेक्ट्रिक अवन हो, या इलेक्ट्रिक आपका प्रेस हो यानी कि इस्त्री हो, किसी भी चीज को करेंगे तो उसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक में हीटिंग प्रोवाइड की जाती है तो हीटिंग के साथ साथ हमें कुछ लाइट भी मिलती है, जैसे बल्ब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जब बल्ब को बहुत देर तक हीट किया जाता है तो उससे हमें लाइट भी मिलती है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसमें जो टंगस्टन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है। इसके साथ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हम फ्यूज का जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो फ्यूज इसीलिए लगाया जाता है कि अगर कभी हीट ज्यादा हो जाए तो फ्यूज वहां पर चला जाए और जो हमारा जो अप्लायंसेस है यानी जो हमारी डिवाइस है वो पूरी तरह से खराब ना हो। और इसके लिए हम जो वायर का यूज करते हैं वो वायर भी कैसे होते हैं, एल्यूमिनियम के, कॉपर के, इन सब के होते हैं, ताकि वायर आप देखेंगे कि ज्यादा अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो वो वायर जल जाते हैं लेकिन अप्लायंसेस आपका बच जाते हैं। कुछ एप्लीकेशन हो गए जैसे कि टंगस्टन बल्ब और फ्यूज का हम यहाँ पर यूज देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर वर्क डन होता है वर्क बाय टाइम के, पर यूनिट टाइम के। तो हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। हमने पोटेंशियल डिफरेंस के केस में देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय चार्ज। तो क्या होता है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब इस W के फॉर्मूले को हम पावर में अगर पुट कर दे तो हमें मिलेगा V इंटू क्यू बाई टी। क्यू बाई टी क्या होता है, करंट। तो हम करंट की जगह क्या कर सकते हैं, I। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई। अब इसे हम और ओम्स लॉ लगाकर देखेंगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। या इसे और अगर अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये होगा इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला। इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट होती है वाट, बट ये एक बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्योंकि हम जब भी इसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का तो हम इसके एक लार्जर यूनिट का यूज करते हैं, वो होती है किलो वाट। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। द लार्जर यूनिट ऑफ पावर इज किलो वाट। इसी प्रकार एनर्जी होती है वर्क डन पावर इनटू टाइम के, जहां पे पावर को हम किलोवाट में, टाइम को हम आवर्स में डिनोट करते हैं, और इसकी कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर कितने होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी
is the products of power and time. The unit of electric energy is therefore kilowatt hour. अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया, पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले इसी तरह के वीडियो रेगुलर पाने के लिए।